देखिए, पिछले क्लास हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ाए थे। इक्विवेलेंट वेट में हम लोग 3 एलिमेंट का निकालने सिखाए थे कि किसी भी एलिमेंट का आप कैसे निकालते हैं, जिसमें बताए थे कि 3 एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आप फिक्स है जिसको आप उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5। उतना मास के साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट का जितना मास रिएक्शन करता है वह मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। अब हम मास के जगह वॉल्यूम के टर्म में बता सकते हैं। कैसे बताते हैं वो देखिए। पहले चैप्टर का नाम था सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। लेक्चर कितना था? 8 हो गया था। नहीं, इक्विवेलेंट वेट। आइए देखिए, हम आपको बताए कि अजय किसी भी एलिमेंट का वह वेट या वह मास, ध्यान से सुनिए, कोई भी एलिमेंट का वह वेट या वह मास जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम से या ऑक्सीजन का 8 ग्राम से या क्लोरीन का 35.5 ग्राम से जो मास रिएक्शन करता है वह मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट। हम मास को वॉल्यूम के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे आप लिखे ना 1 मोल, पहला देखिए हाइड्रोजन, बोले इसका मास कितना ग्राम होगा? 2 ग्राम। तो 1 मोल अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं, H2 लेते हैं, तो इसका मास कितना है? 2 ग्राम। और 1 मोल हाइड्रोजन बराबर कितना लीटर गैस होता है? 1 मोल हाइड्रोजन, एक मिनट देखिए, 1 मोल आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं, बोले 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना गैस? क्या लिखवाए थे? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। ये होता है ना। एक कंडीशन लिखवाए हैं, ध्यान से सुनिए। कोई भी गैस अगर आप 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल याद रखिएगा उसका में पार्टिकल का संख्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.022 10 के पावर 23। इतना पार्टिकल्स हो गया। या 1 मोल बराबर होता है वो हुआ पार्टिकल का संख्या, या 1 मोल फार्मूला वेट के बराबर होता है। अब फार्मूला वेट लिया जाता है ग्राम में। किसमें लिया जाता है? ग्राम में। जैसे CO2 का पूरा मास जोड़ दीजिए, NO2 का पूरा मास जोड़ दीजिए, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बराबर होता है उसका फार्मूला वेट। अब फार्मूला वेट को किसमें लेना है? ग्राम में। किसमें लेना है? ग्राम में लेना है। अब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैसियस सब्सटेंस होता है तो 1 मोल बराबर होता है इतना लीटर गैस, या इतना लीटर्स कहिए या इतना मिलीलीटर गैस कहिए, ये बराबर होता है 1 मोल के बराबर। तो इसका मतलब मोल जुड़ा है नंबर से, मास से, वॉल्यूम से। अब आप ध्यान से सुनिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन बराबर कितना लीटर गैस है? 22.4 लीटर्स। इसको मिलीलीटर में कितना लिखिएगा? 22,400 मिलीलीटर। ऐसे हो गया। अब बताइए, हम क्या बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम से रिएक्शन करे। हाइड्रोजन का कितना मास से? 1 ग्राम से। यानी किसी भी एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन का कितना मास से रिएक्शन करे? 1 ग्राम से। कितना से? 1 ग्राम से। तो बोलिए हाइड्रोजन का 1 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा? तो पहले 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब कितना लीटर गैस होगा? 11.2 लीटर्स। या मिलीलीटर में कितना होगा? 11,200 मिलीलीटर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं ना कि किसी भी एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन का किससे रिएक्शन करे? 1 ग्राम से। हम 1 ग्राम नहीं कह करके क्या कह सकते हैं? 11.2 लीटर। 11.2 लीटर नहीं कह करके क्या कह सकते हैं? 11,200 में। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो अब आप देखिए, जो फार्मूला पहले आप निकाले थे,
जो भी फार्मूला आप पहले निकाले थे उस फार्मूला में आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, कंपाउंड बन गया मेटल हाइड्राइड। मेटल किससे रिएक्शन किया, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बनाया, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाया, मेटल हाइड्राइड। आप मान लीजिए इस मेटल का x ग्राम, इसका भी ml से रिएक्शन किया, तब जाकर के इसका z ग्राम बना। तो आप खुद सोचिए, v मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ x ग्राम मेटल। v मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है x ग्राम मेटल के साथ, और हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम में कितना ml होता है, 11,200। तो 11,200 ml से कितना रिएक्शन करेगा, बोलिए, तो 11,200 से कितना रिएक्शन करेगा, इतना ग्राम मेटल। तो 11,200 ml हाइड्रोजन गैस से कितना ग्राम रिएक्शन करेगा, x बटा v गुना 11,200, इतना ग्राम मेटल रिएक्शन करेगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, देखिए यहां आ जाइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कोई पूछा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या फॉर्मूला होगा, x बटा v गुना 11,200। यहां से इसे आप लिख लीजिएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर हो जाएगा x बटा v गुना 11,200। ऐसे हो जाएगा। ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाले, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ v क्या है, यहाँ पे v है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये किस चीज में लेना है, मिलीलीटर में। अगर लीटर में रहता तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना लेते, 11.2। कितना लेते, 11.2। यहां से भी एक फॉर्मूला निकल जाएगा, x बटा v गुना 11.2। यहाँ v जो है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, किस में लेना है, तो लीटर्स में। किस में लेना है, लीटर्स में। यहाँ वॉल्यूम हाइड्रोजन का लेना, वो भी किस चीज में लेना है, लीटर्स में। इस तरह किसी का भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, यहां से आप जान गए कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम से रिएक्शन करे, हाइड्रोजन का कितना ग्राम से, 1 ग्राम से, या लीटर में लेना है तो 11 पॉइंट कितना 2 लीटर से, या मिलीलीटर लेना है तो 11,000 कितना 200 ml से। कोई भी एलिमेंट का जितना मास रिएक्शन करेगा उस मास को ही हम उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। चलिए लिखिए इसको इतना पर। तो हम मास के टर्म में लिखे थे, यहां पर हम वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट वही सेम भी चलेगा, हाँ वॉल्यूम के टर्म में है ना। आज फर्स्ट क्लास किन किन बच्चों का है, जो आज मेरा फर्स्ट क्लास है सिर्फ, और इधर बच्चों में कोई और है नहीं, आ जाओ आ जाओ। सिर्फ एक तुम्हारा है फर्स्ट क्लास आज, सिर्फ तुम्हारा है ना, ठीक है।
पानी ठीक, पानी ठीक। लिखा गया सबका। भी एलिमेंट का वह वेट जो ऑक्सीजन का 8 ग्राम से रिएक्शन करे, हम ऑक्सीजन का 8 ग्राम नहीं कह करके हम उसको एक कह सकते हैं 5600 ml से रिएक्शन करे। इतना ml से नहीं कह करके हम इसको ए भी कह सकते हैं कि 5.6 लीटर से रिएक्शन करे। तो किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो ऑक्सीजन का 8 ग्राम से रिएक्शन करे या 5.6 लीटर से करे या 5600 मिलीलीटर से रिएक्शन करे, जो मास रिएक्शन करेगा वह मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या बोले थे उसको आगे देखिए, लिखिएगा बाद में, पहले देख लीजिए इसको। देखिए तीसरा नंबर में था 1 मोल क्लोरीन गैस। बोले 1 मोल क्लोरीन गैस आप लेते हैं, 1 मोल Cl2 गैस, इसका मास होता है 71 ग्राम। Cl का मास 35.5, तो Cl2 है तो 35.5 इंटू 2 कितना मास आ गया? 71। कितना आ गया? 71 ग्राम। तो 1 मोल क्लोरीन गैस का मतलब है 71 ग्राम, और 1 मोल क्लोरीन गैस का मतलब कितना वॉल्यूम होगा? वो तो कोई भी गैस रहता है, वॉल्यूम कितना? 22,400 ml STP या NTP पर, या इसी को आप लिख सकते हैं 22 पॉइंट क्या लिखेंगे 4 लीटर्स लिखेंगे इसको, ऐसे। इसका मतलब हो गया कि 71 ग्राम क्लोरीन बराबर हो गया 22,400 मिलीलीटर गैस, या लीटर में कहना है तो 22.4 लीटर्स हो गया। 71 ग्राम क्लोरीन का मतलब 22,400 मिलीलीटर, और नहीं तो इसको लिख सकते हैं 22.4 लीटर। बोलिए हम क्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशियल लिखवाए थे? कितना क्लोरीन का कितना मास से रिएक्शन करे? 35.5 ग्राम। तो आप देखिए 35.5 ग्राम से क्या होगा? 11,200 मिलीलीटर या 11.2 लीटर्स, ये होगा। तो 71 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट, 71 ग्राम क्लोरीन का मतलब 22,400 ml या 22.4 लीटर्स। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन का मतलब 11,200 ml या 11.2 लीटर्स, ऐसे आप लिखिए इसका। अब देखिए तो फिर यहां भी फॉर्मूला वही आएगा, x बटा भी गुना 11,200, या फॉर्मूला दूसरा आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल x बटा भी इंटू 11.2, ऐसे ये भी फॉर्मूला है। यहां भी क्या है? इन मिलीलीटर। यहां भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इन लीटर्स, ऐसे लिख सकते हैं। एक है वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इन मिलीलीटर, यहां है वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इन लीटर्स, ऐसे। चलिए लिखिए इसको। चलिए आप लोग का थर्ड असाइनमेंट अभी मिला कि नहीं? ये जो लॉ है इसमें इसका जो
दोनों का मास होता है रेशियो, ये इसके रेशियो के बराबर होता है, हाँ, बराबर होता है। इक्वल या मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हुआ जैसे 3:2 बना है ना, ये नीचे हो गया 6:2, फिर तो रेशियो वही ना आ जाएगा। इसी का मल्टीपल मतलब 3 दूनी 6 तो 1 गुना 2 तो 6 2 होगा। आप फिर लास्ट में करके तो वही आ जाएगा। समझ गया ना? रेशियो हमेशा फिर सेम ही समझिए कि सेम ही आ जाएगा। पर सेम नहीं आता, स्मॉलेस्ट होल रेशियो आता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो आता है। हाँ तो स्मॉलेस्ट तो कर रहे हैं, जैसे लास्ट में 6 2 आएगा तो 6 2 फिर कट करके 3 1 ना हो जाएगा, रेशियो लीजिएगा तब। समझ गया ना? मल्टीपल का मतलब वही हुआ, या तो मल्टीपल कहिए चाहे वही रेशियो कहिए। हो गया। देखिए यहां से इसको ऊपर करना है कि पूरा लिख ली। लिख ली। इसको हटा दे। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए एक लॉ की जरूरत है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। एक क्या कहलाता है सुनिए ध्यान से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी लॉ से बन जाएगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखिए देखिए यहां क्या कहता है, देखिए ए मोल ए और बी मोल बी। देखिए इस ए का ए मोल इस बी का बी मोल आपस में रिएक्शन करता है, अब आपस में रिएक्शन कर करके प्रोडक्ट बनाता है सी मोल सी, अब प्लस क्या बनाता है डी मोल डी। ऐसे फिर से सुनिए,
ए मोल ए रिएक्शन किया बी मोल बी के साथ, अब प्रोडक्ट क्या बना, सी मोल सी और डी मोल डी, एक प्रोडक्ट बना। स्मॉल ए बी सी डी कोई संख्या होगा, 1 2 3 4 कुछ भी होगा। तो यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बराबर कितना मोल्स, ए मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, कितना मोल, बी मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, सी का कितना मोल, सी मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, डी का कितना मोल, स्मॉल डी मोल्स। तो कैपिटल ए जो हमारा है उसका ए का ए मोल, बी का बी मोल, सी का सी मोल, डी का कितना है, डी मोल्स। ऐसे लिखिए, सबका मोल्स आप लिख दिए, ए बी सी डी, ए है, बी है, सी है, डी है, सबका मोल्स दिया हुआ है। कैपिटल ए का रिएक्टेंट, ए का ए मोल, बी मोल, सी मोल, डी मोल, ऐसे दिया हुआ। अब एक चीज सुन लीजिए, अगर कोई पूछे, जब भी कोई रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सबका मोल अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, तो ए याद रखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। मतलब सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, तब वेट ऑफ ए बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते थे, बराबर होता है वेट ऑफ सी बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी, बराबर होगा वेट ऑफ डी बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी। ऐसे जितना भी वेट दिया है सब में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए, वो किस में निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किस में निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में। आगे और बताते हैं तब क्लियर और होगा, पर इसको थोड़ा देखिए पहले। देखिए ए मोल्स ए, देखिए ए का, अगर ए का कितना मोल्स लिए, ए मोल, ए मोल का मतलब 1 2 3 जो भी देगा कोई संख्या होगा। अगर हमको ये पता है कि ए का ए मोल में x ग्राम इक्विवेलेंट है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, x, और ऊपर से हम जान रहे थे कि ए मोल से कितना रिएक्शन करता है, बी मोल, अब बनता है सी मोल, बनता कितना है, डी मोल, डी का डी मोल, सी का सी मोल। तो अगर किसी का भी हम जान गए कि x ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जितना भी रिएक्टेंट होगा ना या प्रोडक्ट होगा ए बी सी डी, सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका मतलब हम क्या बोले, अगर ए का ए मोल बराबर x ग्राम इक्विवेलेंट, तब बी मोल्स ऑफ बी, इस बी का जो बी मोल होगा वह भी किसके बराबर होगा, x ग्राम इक्विवेलेंट। और सी मोल्स ऑफ सी जो होगा ये भी किसके बराबर होगा, x ग्राम इक्विवेलेंट। डी मोल जो डी होगा, देखिए यह भी किसके बराबर होगा, यानी जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है तब मोल सबका डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबका क्या होगा, सेम। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, तो वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं। वेट में किससे डिवाइड करते हैं, इक्विवेलेंट वेट से। तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। आगे सुनिए,
एक और थोड़ा सा आसान चीज समझिए, देखिए जैसे ए है और बी है, रिएक्शन करके सी बना और क्या बना, डी बना। अब एक सिंपल तरीका समझिए, मान लीजिए इस ए का W1 ग्राम रिएक्शन किया, ठीक है, और इस बी का W2 ग्राम रिएक्शन किया। इस W1 ग्राम से कितना ग्राम, W2 ग्राम, और दोनों आपस में रिएक्शन कर गया, और रिएक्शन करके प्रोडक्ट सी बनाया। इसका मास बना W3 ग्राम और इसका मास बना W4 ग्राम। तो W1 ग्राम ए बी का W2 ग्राम से रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके सी का W3 बना, और डी का कितना बना, W4। कितना बना, W4। मान लीजिए इस ए का इक्विवेलेंट वेट है E1, इस बी का इक्विवेलेंट वेट कितना है, E2, सी का इक्विवेलेंट वेट कितना है, E3, और डी का इक्विवेलेंट वेट कितना है, E4। ऐसे बोले इस ए का इक्विवेलेंट वेट कितना है, E1, बी का कितना है, E2, सी का कितना है, E3, और डी का कितना है, E4। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, कि यदि कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है और सबका वेट दिया है, सबका इक्विवेलेंट वेट दिया है, तो सबका वेट बटा इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सबका बराबर होता है। यानी W1/E1 बराबर होगा किसका, W2/E2 बराबर होगा किसका, बराबर होगा किसका, E4। तो एक ही बात ना हुआ। बोले वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब एक किसका वेट दिया हुआ था, ए का, तो हम लिख सकते हैं इसको, आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, ए का, बराबर हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, बराबर हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका। ऐसे तो वही हम कह रहे थे, जब भी कोई सब्सटेंस अगर आपस में रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो नंबर ऑफ मोल सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सबका क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम होगा। मोल डिफरेंट हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबका क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट बाई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। चलिए लिखिए इसको, इसको नीचे करना है। अरे रुको, तो तुम ही वो लिखेगी तो बाकी सब बैठा रहेगा। उसको थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो, सबको लिखने दो। क्या लिखिए, अच्छा थोड़ा लिखने दो सबको, थोड़ा देखो। लिखने दो, सबको लिखने दो। तुम लिख ली तो उसको थोड़ा पढ़ो। और सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा एकदम। बस एक ही चीज याद रखिएगा कि जब कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सबका क्या होता है, सेम। कोई रिएक्टेंट हो चाहे कोई प्रोडक्ट।
चलो बोर्ड से लिखो। ऊपर और लिखा गया सबका, ऊपर और करें। देखिए अब आगे, इसको हटा दें। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिए थे हम, देखिए ऐसा, इसको एक अलग अलग तरीके से आप जैसे बना सकते हैं। 0.8 ग्राम ऑक्सीजन react with metal to produce, करा 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ऐसे यहां क्या कह रहा, देखिए 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है मेटल के साथ, अब मेटल से रिएक्शन करके 2 ग्राम मेटल का ऑक्साइड बनाता है। आपसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल का क्या पूछा, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। तो कैसे बनेगा, देखिए मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड। अब आप देखिए कह क्या रहा था कि 0.8 ग्राम ऑक्सीजन इस मेटल के साथ रिएक्शन किया, अब मेटल से रिएक्शन करके यह मेटल ऑक्साइड का कंपाउंड बन गया, कितना ग्राम, 2 ग्राम बन गया, ये लिखा हुआ है। तो आप खुद सोचिए, यही दोनों मिल करके ना ये मेटल ऑक्साइड बनता होगा। तो आप यहां से आप निकाल सकते हैं
देखिए इस मेटल का मास कितना रिएक्शन किया, तो बोले 2 में से 0.8 चला गया, कितना मास, फिर दोनों को जोड़ दीजिए 2 ग्राम आ जाएगा। अब बोले अब हमको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अलग अलग तरीका से बना सकते हैं, जैसा मन करे उससे बना सकते हैं। पहला देखिए मेथड 1 जो था एकदम सिंपल तरीका से बनाइए, जैसे आपको मन करे वो लिखिए। एक तो हो गया एकदम डिफिनीशन, जो आप याद करते हैं कि ऑक्सीजन का 8 ग्राम से कोई भी एलिमेंट का जितना मास रिएक्शन करे वह मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होता है। ये पढ़ते हैं कि नहीं, किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो ऑक्सीजन का कितना मास से रिएक्शन करे, 8 ग्राम से, कितना से, 8 ग्राम से, या हाइड्रोजन का 1 ग्राम से, या क्लोरीन Cl का 35.5 ग्राम से। तो आप देखिए यहां मेथड 1 में 0.8 ग्राम, चूंकि देखिए 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है मेटल का कितना मास से, 1.2 ग्राम मेटल। तो 0.8 ग्राम ऑक्सीजन से मेटल का कितना मास रिएक्शन किया, 1.2 ग्राम। तो आपका डिफिनीशन कहता है कि 8 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, 1.2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 0.8, पॉइंट कट गया, 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 ग्राम। तो बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर कितना आ जाएगा, 12। हो गया, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो आप सीखते हैं, देखिए बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, एकदम जो रटा हुआ परिभाषा x बटा वाई इंटू 8। अब इससे कोई कुछ पता नहीं चलता, सीधा फार्मूला में सब कुछ वैल्यू बैठाइए, आंसर ले आइए। इससे आपको याद होते जाता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से कोई भी एलिमेंट का जितना मास रिएक्शन करे वह मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए x हो गया वेट ऑफ मेटल, मेटल का मास कितना है 1.2, y है वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 0.8 इंटू 8, x वेट ऑफ मेटल वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड गुना इंटू 8 होता, फॉर्मूला था ऐसा। फिर कट जाएगा पॉइंट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और तीसरा थर्ड हम क्या बताए, जब भी कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करता है तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सबका क्या होता है, इक्वल होता है। अभी बताया था ना, तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला था, देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं वेट ऑफ मेटल बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर लिख सकते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस फॉर्मूला से बना लीजिए, देखिए वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा बना सकते हैं कि नहीं। क्या बोले, सबका कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो सबका वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो को ही कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम। तो लगा लीजिए, बोलिए वेट ऑफ मेटल कितना दिया है मास 1.2, बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 0.8, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आप जानते हैं कितना होता है 8, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5, ये 8 हो गया। फिर यहां से सोल्व करके निकाल लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, पॉइंट कट जाएगा, 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन है, आपको तो जैसे बनाना है बना लीजिए, जो तरीका आपको आसान लगे, जिस तरीका से बनाना हो उस तरीका से आप बना लीजिए, सोल्व कर लीजिए इसको। चलिए तीनों तरीका आपके सामने, ठीक है ना, जो आसान लगे उससे बनाइए।
ये इक्विवेलेंट वेट एनसीईआरटी में नहीं दिया है उतना, है ना, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा एबव है, ठीक है। पढ़ना है कि नहीं? नहीं है, आप नीट जेई दीजिएगा, सब में जरूरत पड़ेगा, सब में पड़ेगी। कौन बुक से पढ़ा था? कोई बुक नहीं होता है, एनसीईआरटी 100% पढ़ना है, उसमें 20% 10% अलग से पढ़ लेना है, बस हो गया। एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट पढ़ना है। आप अभी पलट के देखिएगा, एनसीईआरटी लगभग आपका जा रहा है रास्ते पे, अभी कुछ कुछ टॉपिक बचा है जो बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक। अभी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर है तो बोल रहे हैं स्टार्ट करो। जिन बच्चों को छूटा भी कोई क्लास है वो सब पूरा हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, वो सब क्लास लगेगा, है ना, सबका पूरा कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग का जो भी कुछ एक दो क्लास छूटा है सबका पूरा हो जाएगा। इसको हटा दें। हटा दें भाई। देखिए, कोई भी एसिड का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ये सब हमारा एसिड है। किसी भी एसिड का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? HCl का, HBr, एसिड कहते किसको है? तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, अगर वाटर में H प्लस आयन देता है तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। यानी वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने पे हाइड्रोजन आयन देता है, H प्लस आयन देता है, उस सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। एसिड का डिफाइन क्या करते हैं? देखिए, इट इज डिफाइंड as the ratio of
मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड to the, it is defined as the ratio of molecular weight of acid to the basicity of acid. बेसिसिटी किसको कहते हैं? गप क्लास में ज्यादा नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बेसिसिटी कहा जाता है नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड। करा नंबर ऑफ H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन्स गिवन बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एसिड का एक मोलिक्यूल के द्वारा जितना H प्लस दिया जाता है उसको हम लोग बेसिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिसिटी। नंबर ऑफ H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन्स गिवन बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। एसिड का एक मोलिक्यूल के द्वारा जितना H प्लस दिया जाता है हम उसको बेसिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिसिटी कहते हैं। जैसे देखिए, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। बेसिसिटी। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन्स गिवन बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। अब जैसे देखिए HCl दिए, बोले H प्लस मिलता है, साथ में क्या मिलता है? Cl माइनस। HCl कंपाउंड था, यह HCl को पानी में वाटर में डिजोल्व किए तो H प्लस देता है, साथ में क्या देता है? Cl माइनस देता है। अब बताइए HCl का एक मोलिक्यूल कितना H प्लस दिया है? एक। इसका बेसिसिटी कोई पूछेगा तो 1 हो जाएगा। बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। तो अगर कोई पूछेगा इक्विवेलेंट वेट बताइए Cl का, तो मोलिकुलर वेट बटा बेसिसिटी, तो मोलिकुलर मास इसका जोड़िएगा तो 1 35 36.5 बाई 1 कितना हो जाएगा? 36.5। तो 36.5 हो जाएगा। ऐसे आप लिखिए। H2SO4 दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। बोले इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका एक मोलिक्यूल कितना H प्लस देगा? 2। तो प्लस साथ में क्या बनेगा? SO4 2 माइनस। अगर इसका बेसिसिटी यहां पूछा तो बेसिसिटी कितना हो गया? 2। तो इक्विवेलेंट वेट अगर कोई पूछेगा H2SO4 का, तो मोलिकुलर मास यानी मोलिकुलर वेट बाई कितना? 2। तो 98 बाई 2 कितना हो जाएगा? 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 49 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, कुछ याद और रखिएगा। देखिए H3PO4 इसका बेसिसिटी 3 होता है। बेसिसिटी कितना होगा? 3। लेकिन 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक्सेप्शन केस है। H3PO3 इसमें 3 है लेकिन इसका बेसिसिटी 2 ही होता है। H3PO2 इसका बेसिसिटी सिर्फ 1 होता है। H3PO4 का बेसिसिटी 3, H3PO3 का बेसिसिटी 2 और H3PO2 का बेसिसिटी कितना होगा? 1। ऐसे याद रखिएगा। इसमें 3 H है, ये हटता है 1, इसमें 3 H है, हटता है 2, इसमें 3 है तो तीनों हटता है। क्यों हटता है उसका कारण भी सुन लीजिए, थोड़ा वो भी जान लीजिए। ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और स्ट्रक्चर में H3PO4 में क्या है देखिए, ये भी बॉन्ड तो पढ़े नहीं, थोड़ा सा खाली जान लीजिए। देखिए ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। H3PO4 में कितना H ऐसा है जो O के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? O के साथ कितना H है? 3। और जो H O के साथ अटैच होता है ना, वही हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, हटता है। इसका मतलब इस कंपाउंड में H है, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा?
3 हो गया। दूसरा कंपाउंड जैसे लिखे H3PO2, पहले H3PO3 आइए, देखिए H3PO3 ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। किस तरह हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो सब आगे पढ़िएगा, अभी खाली देखिए। अब बताइए इसमें कितना H है जो O के साथ जुड़ा हुआ है? 2। इसलिए इस कंपाउंड का बेसिसिटी कितना होता है? 2। एक कंपाउंड है PO, अब बताइए इसमें कितना H है जो O के साथ अटैच है? 1। इसलिए इसका बेसिसिटी कोई पूछेगा तो 1 हो जाएगा। बेसिसिटी का मतलब कितना H हटेगा, ठीक है। उसके बाद भी एक चीज और सुन लीजिए, देखिए जैसे हम बताए क्या, ध्यान से सुनिए। H2SO4 का बेसिसिटी कितना होता है? H2SO4 का अभी बताए कितना होता है? 2 होता है। लेकिन यदि रिएक्शन दे दे तो अगर कुछ नहीं दे तब तो सीधा बेसिसिटी 2, लेकिन अगर रिएक्शन दे दे तो आपको रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि बेस उसमें कितना हाइड्रोजन हटा है। जितना हाइड्रोजन हटेगा वह उस कंपाउंड का बेसिसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेसिसिटी। जैसे देखिए अगर कोई रिएक्शन देता है, अगर कोई भी आपको रिएक्शंस देता है, पहला देखिए H2SO4 एसिड था, इसको बेस के साथ रिएक्शन करा दिए, रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिए NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, H और OH मिल करके H2O वाटर बन गया। अब बताइए इस कंपाउंड में H था कितना? 2। अभी भी इस कंपाउंड में है कितना H? 1। एक है ना, एक H हट करके क्या लग गया है? सोडियम। तब बताइए इस रिएक्शन में इस कंपाउंड का H हटा कितना है? 1 या 2? 1 हटा, और जितना H हटेगा वो बेसिसिटी कहलाएगा। बोले इसका बेसिसिटी कोई पूछेगा तो कितना होगा? 1। बदल गया ना बेसिसिटी, तो इक्विवेलेंट वेट भी बदल जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कोई पूछेगा H2SO4 का, पूरे का मास 98 और बेसिसिटी 1, तो कितना आ जाएगा? 98। जबकि अभी कितना निकाले थे हम? 49 निकाले। तो वो रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। दूसरा रिएक्शन अगर ऐसा दे दे, वो रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा, देखिए एक कंपाउंड है, बोले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया Na2SO4, बाकी 2H और 2OH मिलकर के 2 वाटर बन गया। अब आप बताइए इसमें कितना हाइड्रोजन है? जो बोलिए 2। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 1 भी नहीं। इसका मतलब इसका दोनों हाइड्रोजन हट गया, और दोनों हाइड्रोजन हट करके क्या जुड़ गया? Na, सोडियम जुड़ गया। तो इस कंपाउंड में, इस रिएक्शन में इस कंपाउंड का कितना हाइड्रोजन हटा? 2 हटा, और जितना H हटे उसको क्या कहते हैं? बेसिसिटी। तो बोले इसमें बेसिसिटी कोई पूछेगा तब क्या होगा? कितना हो गया? 2। 2 हटा तो 2 हो गया। अरे जितना H हटता उसको बेसिसिटी कहते हैं। इस कंपाउंड से 2H हटा तो बेसिसिटी कितना हुआ? 2। मैक्सिमम बेसिसिटी इसका 2 हो सकता है, 2 है तो दोनों हट जाएगा। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट कोई पूछेगा H2SO4 का, बोले 98/2 कितना हो जाएगा? इसका मतलब किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जितना H हटेगा उसके अनुसार वो बनेगा बेसिसिटी। अगर रिएक्शन नहीं दे तो देख लीजिएगा मैक्सिमम कितना H हट सकता है, वही बेसिसिटी होगा, और उस मोलिकुलर मास में बेसिसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्या निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल होता है। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या है? वेरिएबल है, वह फिक्स हमारा नहीं है। चलिए इसको लिखिए उसको।
सर इसको करने में दिखाई नहीं दे रहा। और ठीक है, और बड़ा। सर अब इक्विवेलेंट वेट एसिड का समझे, जितना H देगा वो क्या कहलाएगा, बेसिसिटी। मोलिकुलर मास में बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। चलिए लिखिए, यहां तक लिख लिए, पूरा लिख लिए। तो खाली लिखती है कि समझती भी है, समझती है ना, ठीक। लोग वही पूछ रहे हैं कि मैंने लिखने पर समझती भी है ना।
वेट कीजिए, वेट कीजिए। जो लिख लिए उसको पढ़िए। ग्राम का यूनिट करना, ग्राम का यूनिट, क्या बाबू? ग्राम का यूनिट का जीएम, जीएम मतलब ग्राम हुआ। जी से ग्राम होता है, ग्राम लिखे, जीएम मतलब ग्राम ही लिखे। जी से ग्राम होता है, ग्राम जी से होता है, जीएम से नहीं होता। हम जीएम ही लिख दिए ग्राम। तो ग्राम जीएम से नहीं होता, जी से होता है। तो हम जीएम लिखे तो क्या हुआ उसका? गलत है, GRAM नहीं लिखा था। यूनिट उसका जी होता है, ये केमिस्ट्री के गलत है। हम देखे तो ऐसा यूनिट में कुछ फैक्ट्स के बारे में तो इसमें था कि क्या जी चीज़? लिखा था बस। हाँ ग्राम जी, को हाँ जी हाँ लिखा हाँ, था। तो वही शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। अगर जीएम लिखेंगे तो आप केजीएम लिखेंगे, किलोग्राम को, हाँ, और ऐसे नहीं लिखते हैं, केजी लिखते हैं। अरे किलोग्राम वही हुआ बाबू, लिखने का। ऐसा चीज है, जैसे लिखिए, ऊपर कीजिए, रुको रुको ना, आराम से सबको लिखने दो। बैठल है, लिख लिए। लिख लिए हैं? हाँ, लिख लिए, लिखिए। बदलते रहता है रिएक्शन। पढ़े ना, क्या पढ़े? जो पढ़े वही लिखे। इधर सबका लिखा गया। तो आगे चले, अब लिख लिए सब। सुनिए, तो अभी आप लिखे इक्विवेलेंट वेट एसिड का। किसका लिखे? एसिड का। हम पढ़ाए कोई एलिमेंट का निकालना, कोई एसिड का निकालना। थोड़ा सा और सुन लीजिए, बेस का कैसे निकालते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। बेस में क्या क्या आता है? जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी को ना बेस कहते हैं। बेस कहा जाता है किसको? वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो वाटर में डिजोल्व करने पर क्या देता है? OH में। तो देखिए, अभी जो आप सीख रहे हैं ना, एसिड और बेस, ये सिंपल परिभाषा है। आपके बाद में ऐसा पढ़िएगा कि जिसमें ना तो H होगा ना तो OH होगा, फिर भी वो एसिड और बेस होगा। तो अभी जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ये सब जैसे जैसे ऊपर पढ़ते जाइएगा, सबका डिफिनेशन भी क्या होगा? चेंज होते चला जाएगा। तो ये जो अभी आपके लेवल में जब तक जो पढ़ करके आए, वही आप अभी तक पढ़े कि जो H+ देता है एसिड, जो OH देता है उसको बेस कहते हैं। और जिसके पास ना H होगा ना OH होगा, वो भी एसिड बेस होता है। तो आगे पढ़िएगा। उसके बाद जो जैसे आप पढ़ते HCl एसिड है, तो HCl एसिड है तो आप वाटर में पढ़ते हैं कि एसिड है, वही HCl को बेंजीन में डाल दीजिए तो एसिड नहीं है। तो इसका मतलब आप जो पढ़ते हैं कि यह एसिड है या बेस है, जो H+ देता है एसिड, जो OH देता है बेस, वह कौन सा सोलवेंट में? वाटर का सोलवेंट। तो कुछ नहीं दिया रहे तो सोलवेंट हमेशा क्या लेना है? वाटर ही लेना है।
तो आप जो पढ़ते आ रहे हैं वो सोल्वेंट कैसा होगा, वाटर ही, कैसा होगा, वाटर ही हो, तो आप वाटर सोल्वेंट का यूज करते हैं। तो आप देखिए यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस में इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ बेस। It is defined as the ratio of molecular weight of base to the acidity of base. देखिए, यानी it is defined as the ratio of molecular weight of base to the acidity of base. यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का अगर लिखना है, देखिए यहां तो मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी, मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी, और एसिडिटी कहते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ ए बेस। current number of OH minus given by 1 molecule of a base is called acidity. किसी भी बेस का एक मोलिक्यूल के द्वारा जितना OH दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी। जैसे आप एग्जांपल देखिए, देखिए NaOH, बोले Na प्लस देता है, साथ में क्या दिया, OH माइनस। बोले इसका एसिडिटी पूछेगा तो कितना होगा, 1। इक्विवेलेंट वेट NaOH का कोई पूछेगा तो मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी। बोले 40 बाई कितना होगा, 1, कितना होगा 40, ऐसे 40 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसका निकालना है, कैल्शियम 2 प्लस साथ में 2 OH माइनस। अगर एसिडिटी की बात करेगा, एसिडिटी कितना हो गया, 2। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई पूछेगा तो मोलिकुलर मास बाय एसिडिटी, इसका मास टोटल है 74/2, कितना हो गया, 37 हो गया। इस तरह किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां भी वही चीज है, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे तो आप रिएक्शन में देख लीजिएगा कितना OH हटा है, जितना OH हटेगा वह उसका एसिडिटी होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहला देखिए, इसको आप HCl से रिएक्शन करा दिए, अब आप ये बताइए इसमें कितना OH दिख रहा है, जो बोलिए तो। अब इसमें कितना OH है, एक OH हट करके क्या लग गया है, तो बोले इस रिएक्शन में OH हटा कितना है, एक। और जितना OH हटता है उसको आप क्या कहते हैं, एसिडिटी। तो बोले इस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी पूछेगा तो कितना होगा, 1। तो इक्विवेलेंट वेट कोई पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो मोलिकुलर मास इसका 74, एसिडिटी 1, तो कितना हो गया, 74। दूसरा रिएक्शन अगर ऐसा दे दे, चालीस 16 17 17 दूनी 34, 40 और 34 74 ना होता है, 84 होता है, 74। देखिए कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या होता है, वाटर। अब आप खुद बताइए, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 HCl से रिएक्शन किया, CaCl2 प्लस वाटर, इसमें है कितना OH, इसमें कितना है,
इसका दोनों OH हट गया, किसके द्वारा? Cl के द्वारा। OH हटा कितना? 2। एसिडिटी कितना होगा? तो इक्विवेलेंट वेट कोई पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74/2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3737। समझ में आ गया? इस तरह किसी का इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं। चलिए एसिड बेस का, इसको आप नीचे कीजिए। लिखिए